एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लर्निंग थ्योरी में हमारी थॉर्नडाइक की स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे लर्निंग के बारे में कई साइंटिस्ट बात करते हैं। थॉर्नडाइक भी बात करता है, वुडबर्थ भी बात करता है, पेवलोव, वाटसन, गुथरी, टोलमैन एंड हुल, ये साइंटिस्ट बात करते हैं लर्निंग के बारे में। बट ये लर्निंग को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पे। अब हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी एनिमल इंटेलिजेंस। कब लिखी? 1898 में। इन्होंने एक बुक लिखी एनिमल इंटेलिजेंस, कब लिखी? 1898 में लिखी। इन्होंने अपनी बुक में एक बात की है कनेक्शनिज्म की। किसकी बात की है? कनेक्शनिज्म की। द मीनिंग ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग साइकोलॉजी इज टू मेक कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। क्या मीनिंग होता है कनेक्शनिज्म का? लर्निंग साइकोलॉजी में ये मतलब होता है कि पहले कोई स्टिमुलस आएगा और वो स्टिमुलस क्या करेगा? एक एक्शन जनरेट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। और दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है, इसीलिए इसको कनेक्शन या फिर बॉन्ड बोला जाता है। और इसी के ऊपर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आती है, जिसके ऊपर काम करते हैं थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, पेवलोव, वाटसन, गुथरी, टोलमैन एंड हुल। ठीक है, जिसके अंडर यहाँ पे क्या आती है? थॉर्नडाइक की बॉन्ड थ्योरी आती है। अब जो रेन है वो यहाँ पे कनेक्शनिज्म को कुछ थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं। वो बोलते हैं ये एक डॉक्ट्राइन है। किसकी डॉक्ट्राइन है? ऑल मेंटल प्रोसेस की। जितनी भी मेंटल प्रोसेस चाहिए होती हैं, जितनी भी मेंटल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनिंग करने के लिए, क्या फंक्शनिंग करने के लिए? कोई भी सिचुएशन है या फिर स्टिमुलस है। स्टिमुलस को ही हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई सिचुएशन है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन जब भी मेरी लाइफ में आएगी मैं कुछ रिस्पॉन्स शो करूँगी, है ना। तो बार बार एक तो मेरा नेटिव रिस्पॉन्स होता है जो फर्स्ट टाइम आता है, और एक होता है बार बार जब मैं वो सेम सिचुएशन से गुजर रही हूँ तो मेरे को उससे डील करना आ जाता है, तो मेरा एक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है। तो एक्वायर्ड और नेटिव रिस्पॉन्स, इन दोनों की फंक्शनिंग की वजह से जो भी मेंटल प्रोसेसेस बन रही हैं उनकी डॉक्ट्राइन क्या कहलाती है? कनेक्शनिज्म। बात तो वही है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, सिचुएशन आ रही है, और उनके बीच में जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से कुछ मेंटल प्रोसेसेस क्रिएट हो रही हैं, जिसको क्या बोला जा रहा है? कनेक्शनिज्म बोला जा रहा है। तो रेन कनेक्शनिज्म को इस तरह डिफाइन करते हैं, बट थॉर्नडाइक बोलते हैं कि कोई भी एक्शन तभी होगा जब स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, और स्टिमुलस की वजह से ही कोई एक्शन परफॉर्म होता है, और रिस्पॉन्स भी स्टिमुलस के जैसा ही क्रिएट होता है जैसा स्टिमुलस होगा। ठीक है, अब जब हम थॉर्नडाइक की यहाँ पे ये बात करते हैं हम लर्निंग थ्योरी की, तो जो थॉर्नडाइक है उनकी थ्योरी 3 फैक्टर के ऊपर बेस्ड होती है, 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट है यहाँ पे स्टिमुलस, जिसको एस फैक्टर बोला जाता है। स्टिमुलस जिसको एस फैक्टर बोला जाता है, जिसके अंदर क्या आती है? सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कुछ भी चीज़ है, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम क्या करते हैं? हम फ़ैन चला लेते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर का बढ़ना, हाई टेम्परेचर होना, ये क्या है? एक स्टिमुलस है, ये एस फैक्टर है। इसकी वजह से हम रिस्पॉन्स क्या शो कर रहे हैं कि हमने कॉटन के कपड़े पहन लिया, फ़ैन चला लिया। आर क्या है? रिस्पॉन्स, जिसको आर फैक्टर बोलते हैं, जो एक्टिविटी, किसी भी बिहेवियर की एक्टिविटी को एक्सपोज करवाता है, जैसे यहाँ पे कॉटन क्लॉथ पहनना। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड बॉन्ड फैक्टर विच इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तीसरा क्या है? बॉन्ड फैक्टर है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या क्रिएट करता है? कनेक्शन। ये जो बॉन्ड है ये क्या करता है? स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ बाइंड कर देता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज द इम्पोर्टेंट थिंग। किसकी ये बेसिस है? किसका बेस है? थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की थ्योरी का ये क्या है? बेस है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1898 में एक थ्योरी लिखी है यहाँ पे थॉर्नडाइक ने, एक बुक लिखी है यहाँ पे थॉर्नडाइक ने। क्या लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने 1898 में एक बुक लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस में वो बात करते हैं कनेक्शनिज्म के ऊपर, कनेक्शनिज्म के ऊपर। वो बोलते हैं कि स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है। जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जैसे स्टिमुलस होगा वैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे
बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं, इस बेसिस पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जनरेट करते हैं। उनमें से थॉर्नडाइक भी है जो अपनी लर्निंग थ्योरी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 3 फैक्टर्स की बात करता है अपनी लर्निंग थ्योरी में। एक होता है स्टिमुलस, जिसको एस फैक्टर बोला जाता है। कोई भी सिचुएशन इन्वायरमेंट में या कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में क्या कहलाता है, स्टिमुलस या एस फैक्टर। रिस्पॉन्स और आर फैक्टर, जो एक्टिविटी ऑफ बिहेवियर है, जो एक्सपोज करता है एक्टिविटी ऑफ बिहेवियर्स को, मतलब जिसकी वजह से एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, आर फैक्टर। एक होता है बॉन्ड, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स से बाइंड कर लेता है। ठीक है, ये बात की गई है किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक बोलते हैं कि लर्निंग इन द नर्वस सिस्टम इज ए मैटर ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड मेकिंग कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक बोलते हैं कि लर्निंग हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आती है और बहुत सारी नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। और ये किसकी वजह से होती है, री की वजह से। री का मतलब क्या है, बार बार सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट में, बार बार सेम लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स हो रहा है, जो एक्शन जनरेट हो रहा है, उनके बीच में क्या हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, किसकी वजह से, रीइंफोर्समेंट की वजह से। सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एस एंड आर। एस का मतलब है स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस के साथ और रिस्पॉन्स के साथ क्या होता है, कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने रोल ऑफ लर्निंग कि कैसे सीखता है कोई ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल कैसे सीखता है, उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड के ऊपर क्या किया है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। किसको, रूल ऑफ लर्निंग को। ठीक है, और इसी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हैंड्स के ऊपर, कैट के ऊपर, मंकी के ऊपर, फिश के ऊपर, डॉग के ऊपर। ठीक है, क्या करने के लिए, अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए। जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या डिलीवर किया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डेवलप किया, जो एक बेसिक लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, थॉर्नडाइक फोर्स्ड on connecting and bonding of proper response with stimulus in the explanation of learning process by trial and error। जो वो अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं, ये फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, बट वो बॉन्ड ट्रायल और एरर से क्रिएट होता है। पहले ट्राई करते हैं, फिर एरर आता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर करता है, फिर सक्सेसफुल हो जाता है ना। तो वो ट्रायल और एरर की वजह से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड और कनेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, सो ओरिजिनली थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरी है उसको क्या बोला जाता था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी बोला जाता था, क्योंकि बॉन्ड क्रिएट हो रहा है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। पहले हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया अपनी थ्योरी को यहाँ पे हाइपोथाइज करने के लिए या प्रूव करने के लिए। ठीक है, या पॉइंट्स देने के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेरिमेंट क्या था, थॉर्नडाइक उसने क्या यूज़ किया था, कैट का यूज़ किया था और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था, केस में बंद कर दिया था, जिसको क्या बोला गया, पजल बॉक्स बोला गया। ये एक इजी एक्सपेरिमेंट था। इस तरह से केस बनाया गया था कि जो डोर है वो थोड़ा सा स्विच दबाने से या लेवर दबाने से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग या स्विच पे प्रेशर डलेगा तो वो खुल जाएगा। एक फिश को केस से बाहर रखा गया और एक हंग्री कैट को इन केस के अंदर रखा गया। जैसे ही कैट फिश को देखेगी तो एंड फाइंडिंग इट शी डिड सच अटैम्प्ट मैनी टाइम्स, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है या बाहर जाने की कोशिश करती है, सो दैट शी कुड कम आउट एंड ईट इट, ताकि वो बाहर आ जाए उसको खा ले। इस अटैम्प्ट में, बाहर आने के अटैम्प्ट में कैट क्या करती है, बहुत बार जंप करती है, अपने पंजों से मूव करती है, वेंडर करती है हेयर एंड देयर, और बाउंस करती है। इन दिस जंपिंग सडनली क्या होता है, उसका जो पंजा होता है
कैट का वो कहाँ पे चल जाता है, स्ट्रिंग पे चल जाता है और डोर क्या हो जाती है, खुल जाती है। कमिंग आउट कैट गुड सक्सेस इन ईटिंग द फिश, जैसे वो बाहर आती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और फिश को खा पाती है। थोंडाइक इम्प्रिजन द कैट अगेन, दोबारा से वो पिंजरे में बंद करता है कैट को, और कैट ट्राइड, दोबारा से कोशिश करती है बाहर आके फिश को खाने की, बट दिस टाइम डूइंग ए लेस लीपिंग, पर वो बहुत ज़्यादा उछलती कूदती नहीं है, जंप नहीं करती पहले के कंपैरिजन में। शी गोट सक्सेस इन ड्रॉइंग द स्ट्रिंग, अब उस वो क्या करती है, ड्रॉ कर देती है, स्ट्रिंग को खींच लेती है और बाहर आ जाती है। थोंडाइक साइट सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्दर सीरीज द यूजलेस ट्रायल ऑफ कैट बिकम लेस। थोंडाइक क्या देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में पहले वो बहुत उछल कूद कर रही थी, अपने आप को यूजलेस और फील कर रही थी, रेस्टलेस फील कर रही थी, पर अब वो बहुत कम एफर्ट लगा रही है और वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाती है बाहर आने में और फिश को खाने में कुछ ही मिनट के अंदर। इस बार जो एरर थे वो कम हो रहे थे, मतलब फिश जो मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए जो एरर कर रही थी कैट, वो बहुत कम हो रहे थे। जैसे ही कैट पिंजरे में रखी गई नेक्स्ट टाइम, विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक वो स्ट्रिंग को पुल कर देती है और बाहर आ जाती है और फिश को खा लेती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से थोंडाइक क्या कंक्लूड करते हैं कि बाय डेवलपिंग डायरेक्ट कनेक्शन, किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करके, राइट रिस्पॉन्स के साथ, राइट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द राइट स्टिमुलस, कैट क्या सीख जाती है, बाहर आना सीख जाती है। क्या सीख जाती है कैट, बाहर आना। तो अकॉर्डिंग टू थोंडाइक दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं इस मेथड को सीखने के लिए, मतलब कैट को बाहर आने के लिए एक लर्निंग करनी पड़ रही है, कुछ सीखना पड़ रहा है, लर्निंग करनी पड़ रही है, पर इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, कैट को भूखा रखो ताकि कैट के पास एक मोटिवेशन हो बाहर आने का, ठीक है, और टू हैव ए फिश, और एक फिश को बाहर रखो जो एक फूड की तरह काम करती है, जो लालच देती है कैट को बाहर आने का। अब यहाँ पे कुछ चीफ करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी की, जो थोंडाइक ने दी। वो बोलते हैं कि बॉन्डिंग करनी पड़ती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, जैसे यहाँ पे कैट ने करी। कैट ने क्या किया, स्टिमुलस क्या था उसके पास, भूख थी, हंगर थी, और कैट उसके पास स्टिमुलस था, और उसने क्या करा, उसको स्ट्रिंग को खींच के दरवाज़ा खोला और वो बाहर चलेगी, और बार बार ऐसा करने से वो लर्निंग पक्की होती चलेगी। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट होगी। द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज हैपेंड, कैसे हुआ, ये ट्रायल एंड एरर से हुआ। लर्नर क्या करता है, यहाँ पे जो कैट है वो क्या है, लर्नर है, वो क्या कोशिश करती है, ट्राइज एंड मिस्टेक, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है, बहुत बार फेल होती है। फॉर लर्निंग द राइट प्रोसेस, सही चीज़ सीखने के लिए, मतलब कि स्ट्रिंग को खींचना सीखने के लिए वो बहुत सारे ट्रायल करती है, जो पहले क्या होते हैं, मिस्टेक्स में कन्वर्ट होते हैं, फेलियर में कन्वर्ट होते हैं। डूइंग एररलेस ट्रायल, शी लर्नड द राइट प्रोसेस, फिर उसको बार बार उसको ट्रायल कर करके उसको सही चीज़ का पता चल जाता है कि स्ट्रिंग खींचने से ही दरवाज़ा खुलता है। बाय ट्रायल एंड रिस्पॉन्स लर्नर बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग इन डेफिनिट रिस्पॉन्स फॉर डेफिनिट स्टिमुलस। ट्रायल एंड रिस्पॉन्स की वजह से जो लर्नर है, लर्नर कौन है यहाँ पे, कैट, वो क्या हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाती है। रिस्पॉन्स, वो सही रिस्पॉन्स देती है सही स्टिमुलस के लिए। फॉर दिस ही सिलेक्ट, कौन, थोंडाइक सिलेक्ट करता है राइट रिस्पॉन्स अमंग अदर पॉसिबल रिस्पॉन्सेस। सो थोंडाइक की जो थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ सिलेक्टिंग एंड कनेक्शनिज्म। क्यों कनेक्शनिज्म तो इसलिए बोला जाता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है ना, पर जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा, जैसे स्टिमुलस होगा वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा बोला गया है। किसने बोला है, ये थोंडाइक ने, इसीलिए उनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सिलेक्टिंग एंड कनेक्शनिज्म बोला जाता है। थोंडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग दैम विद स्टिमुलस। लर्निंग क्या है, सीख क्या है, राइट रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करना, है ना, राइट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना और उस राइट रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करना। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसको राइट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, पहले वो बहुत सारी मिस्टेक करती है कैट। देर इज ए रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है, अकॉर्डिंग टू डैट ह्यूमन बिहेवियर इज डिसाइडेड, और उसी के अकॉर्डिंग
इंसान का बिहेवियर डिसाइड होता है। थस दिस थ्योरी सेज दैट ओनली स्टिमुलस डिसाइड्स एंड कंट्रोल द बिहेवियर, केवल स्टिमुलस ही डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है किसको, बिहेवियर को। एंड अलोंग विद ए पिक्यूलर स्टिमुलस इज नीडेड फॉर पिक्यूलर रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो एक साइंटिफिक बेस क्रिएट करती है लर्निंग प्रोसेस के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इसीलिए उनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, एसोसिएट थ्योरी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कुछ लॉ दिए हैं लर्निंग के, किसके ऊपर दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया है, कुछ लॉ दिए हैं कनेक्शनिज्म के ऊपर, क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टिमुलस के ऊपर स्टिमुलस बॉन्ड क्रिएट करता है रिस्पॉन्स के साथ, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, कनेक्शनिज्म नाम दिया है, कनेक्शनिज्म नाम दिया है। उनके लॉ के अकॉर्डिंग जब भी स्टिमुलस होगा एक आदमी के सामने तो वो मोटिवेट हो जाएगा कोई भी काम करने के लिए। जैसे कोई इंसान भूखा है तो वो खाना पकाने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, किसी की एग्ज़ाम की डेट आ गई तो उसको मोटिवेशन मिल गया, वो पढ़ाई शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको पैसे की भूख है तो वो काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जिसके साथ रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा एक कनेक्शन और आदमी को मोटिवेट करेगा एक्शन करने के लिए। इन इट ए स्पेशल स्टिमुलस इज कनेक्टेड टू ए स्पेशल रिस्पॉन्स। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड इन दिस रिस्पॉन्स। पर इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक लर्निंग हो जाती है, कोई नई चीज़ सीख जाता है। जैसे यहाँ पे कैट सीख गई एक नई चीज़, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ कनेक्शन क्रिएट होता रहा और कैट को क्या आ गया, दरवाज़ा खोलना आ गया, तो वहाँ पे एक लर्निंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो कनेक्शन क्रिएट करती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। देखो, ब्रेन डज द वर्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। कनेक्शन कौन क्रिएट कर रहा है, ब्रेन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन होना, बॉडी के बीच में और माइंड के बीच में कनेक्शन, रिलेशन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि सीखने के लिए बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है या रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी है थॉर्नडाइक की, वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे लर्निंग होती है, किसके केस में, एजुकेशन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है वो बॉन्ड की स्टडी करती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, और वो क्या क्रिएट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें तो क्या है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस दिया है उन्होंने, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है। और सेकेंडरी लॉ की बात करें तो सेकेंडरी लॉ दिया है उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्रीपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इन्हीं को समझते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। प्राइमरी लॉ में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस की। रेडीनेस का मतलब क्या है, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। दिस लॉ मीन्स दैट व्हेन ए लर्नर इज रेडी फॉर लर्निंग। जब भी कोई लर्नर क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक लर्नर है, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कैट एक लर्नर है। ठीक है, लर्नर जब भी रेडी होगा लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, ही कैन लर्न, वो सीख सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट, अदरवाइज वो नहीं सीख सकता। ही गेट्स रेडी फॉर लर्निंग। इन ऑर्डर टू गिव एजुकेशन टू ए चाइल्ड, एक टीचर को उसके सामने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि उसके अंदर इंटरेस्ट जागे पढ़ाई के लिए, या बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागे, अपने मतलब क्वेश्चंस पुट करे बच्चा, उसको जानने की इच्छा हो, है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए लर्निंग के लिए। फॉर दिस ए टीचर कैन मोटिवेट ए चाइल्ड फॉर लर्निंग बाय मैनी मेथड्स। इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, बच्चे को बहुत सारे तरीक़ों से मोटिवेट कर सकता है। अगर कोई स्किलफुल टीचर होगा तो वो क्वेश्चंस पुट करेगा लेसन पढ़ाने से पहले, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जागे। नए मेथड से लेसन पढ़ा सकता है जिससे वो क्यूरियस हो जाए बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडीनेस का मतलब क्या है, बच्चे को प्रिपेयर करना, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाना, क्यूरियोसिटी जगाना, क्योंकि जब तक लर्नर रेडी नहीं होगा वो सीख नहीं पाए। जब भी बच्चे के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट जगता है या क्यूरियोसिटी आती है, तो वो जब वो सीखता है चीज़ें तो बच्चे को कंसंट्रेशन से सीखता है, और जब वो चीज़ें ईजिली सीख जाता है और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाओ,
उसके अंदर क्यूरियोसिटी लेके आओ। अगर क्यूरियोसिटी उसके अंदर होगी तो बच्चा क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा, ईजली सीख जाएगा, ईजली लर्न करेगा, और ईजली लर्न करेगा तो बच्चे के अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी। क्या आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि किसी भी सिचुएशन में इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए राइट रिस्पॉन्स दैट रिस्पॉन्स शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे कैट के पास बार बार उसको भूखा रखा गया, बार बार पिंजरे में बंद करा गया, बार बार सामने उसके फिश रखी गई, तो यहाँ पे क्या है, एक ही रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट करवाया गया, राइट रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट करवाया गया, तो इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। विच लर्निंग प्रोसेस वी रिपीट मैनी टाइम्स। जब हम बहुत बार एक प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं तो हम उसको ईजिली लर्न कर पाते हैं। और इसीलिए बच्चों को क्या करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। एक्सरसाइज मतलब बहुत सारे सम्स करवाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं कि बार बार रिपीटिशन से लर्निंग ईजी हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर G.N. सिन्हा, कीपिंग अदर कंडीशन कॉन्स्टेंट वेन एवर ए चेंजेबल रिलेशन इज एक्सरसाइज्ड बिटवीन ए सिचुएशन एंड ए रिस्पॉन्स इट बिकम्स स्ट्रोंग। डॉक्टर G.N. सिन्हा क्या बोलते हैं, डॉक्टर G.N. सिन्हा बोलते हैं कि कीपिंग अदर कंडीशन कांस्टेंट, बाकी कंडीशंस को कांस्टेंट रखो। जब भी एक चेंजेबल रिलेशन बार बार करवाई जा रही है एक सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के दो एस्पेक्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है, लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है, लॉ ऑफ यूज़ यहाँ पे बोलता है, लॉ ऑफ यूज़ बोलता है विच एवर वर्क इज एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन इट लर्न ईजिली। कोई भी काम बार बार हम करेंगे, रिपीटेड करेंगे, तो वो हम जल्दी सीख जाएंगे। जैसे अगर कोई सी पोएम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको याद हो जाएगी वो। अगर हम सेम वे में साइकिल चला रहे हैं तो ए चाइल्ड हैज़ टू ट्राई मैनी टाइम्स, बहुत बार ट्राई करेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर वो साइकिल चलाएगा, तो उसको साइकिल चलानी आ जाएगी। इसी तरह पेंटिंग, टाइपिंग, लर्निंग म्यूज़िक, गेम प्लेइंग में, तो यहाँ पे लॉ ऑफ यूज़ का है, जितनी बार हम यूज़ करेंगे हमारी वो चीज़ परमानेंट लर्निंग बनती जाएगी। लॉ ऑफ डिसयूज़, ये अपोजिट है लॉ ऑफ यूज़ के। इफ़ लर्न वर्क इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने यूज़ किया है, तो इंसान क्या करता है, भूल जाता है। जैसे ए मैन कैन नॉट प्ले और सिंग आफ्टर लिविंग द प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग, इसीलिए उनको डेली क्या करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस करो जितनी बार आप कर सकते हो। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये हमारे प्राइमरी लॉ थे। प्राइमरी लॉ में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा, फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ आता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इफ़ आफ्टर डूइंग सम वर्क वी गेट सेटिस्फेक्शन वी वॉन्ट टू डू दैट वर्क अगेन एंड अगेन। द लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन द एजुकेशन इंडिकेट दिस साइड। अगर हमें रिवार्ड मिल रहा है, गुड मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो हम सेटिस्फाइड फील करते हैं और हम उस एक्ट को बार बार करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमें पनिशमेंट मिल रही है, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो हमारा वो काम करने का मन नहीं करता, तो हमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। यही बोलता है लॉ ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे कौन कौन से लॉ डिस्कस किए, 3 लॉ डिस्कस किए, 3 प्राइमरी लॉ डिस्कस किए थॉर्नडाइक के। कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसका मतलब है कि जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वो क्यूरियस होगा, तो वो चीज़ें जल्दी सीखेगा, कंसंट्रेशन के साथ सीखेगा और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी। फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमने सीखा, जिसमें अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, बार बार लर्न कर रहे हैं, तो वो परमानेंट चेंज बन जाएगी। अगर डिसयूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे, तो वो हम रिस्पॉन्स भूल जाएंगे देना। ठीक है, फिर हमने क्या समझा, फिर हमने समझा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है अगर हमें किसी एक्शन के अगेंस्ट रिवार्ड मिलता है या प्रेजल मिलता है, तो वो क्या है, सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है और उस चीज़ को, उस रिस्पॉन्स को हम रिपीट ज़्यादा करते हैं। पर अगर हमें पनिशमेंट मिलती है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है और हम उस एक्ट को नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक हैज़ यूज सिंबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन हिज थ्योरी। कौन सा सिंबल उसने यूज़ किया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स
ये वाला सिंबल यूज़ किया। थॉर्नडाइक थ्योरीज डिपेंडेंट और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कनेक्शनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। एनिमल इंटेलिजेंस का कौन ऑथर है और एनिमल इंटेलिजेंस कब लिखी गई, 1898 में लिखी गई और थॉर्नडाइक ने ही इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक डिड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर हिज थ्योरी, किसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया है, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में हमारा सबसे पहला लॉ कौन सा आता है, 5 लॉ हैं, 5 लॉ में से सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग व्हेन सम स्टिमुलस प्रोवोक एनी क्रिएचर, जब भी कोई स्टिमुलस प्रोवोक करेगा, उत्तेजित करेगा किसी भी क्रिएचर को, किसी भी प्राणी को, ही डज मैनी रिस्पॉन्स टू गेट सेटिस्फेक्शन, वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे एक्शन शो करता है अब सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। एंड देर आर मल्टी रिस्पॉन्स बिफोर राइट रिस्पॉन्स, बहुत सारे रिस्पॉन्स शो होते हैं राइट रिस्पॉन्स शो होने से पहले। जैसे कैट के केस में वो दरवाज़ा खोल के वो बाहर जाना चाहती थी और बाहर जाके वो फिश खाना चाहती थी, तो उस राइट रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स शो किए, जंप किया, इधर उधर पंजे मारे, ठीक है, तो वो सारे क्या थे, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स था, वो सारे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स थे। बट एक राइट रिस्पॉन्स हो गया कि उससे क्या हो गया, स्ट्रिंग खिंच गई, जिससे क्या हो गया, दरवाज़ा खुल गया। तो बहुत सारे रिस्पॉन्स शो करता है कोई भी क्रिएचर राइट रिस्पॉन्स शो करने से पहले, ठीक है। और ये सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं यूजलेस होते हैं। बट इफ़ रिस्पॉन्स आर नॉट मल्टीपल, अगर रिस्पॉन्स मल्टीपल नहीं है, लर्नर कुड नॉट लर्न राइट रिस्पॉन्स, तो वो राइट रिस्पॉन्स सीख ही नहीं सकता। अगर कैट यहाँ पे जंप नहीं करती, अपने पंजों से इधर उधर नहीं मारती, तो वो स्ट्रिंग को खींच ही नहीं पाती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑफ लर्निंग, ए लर्नर शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी बाय द इम्प्रूवमेंट इन हिज मिस्टेक इन प्लेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ लर्निंग, रिजल्टिंग इन सच ऑफ मेथड्स एंड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लर्निंग, और ही शुड बी प्रोवाइडेड डायरेक्शन इन टेकिंग डिसीजन टुवर्ड्स एनी डेफिनेट और इफेक्टिव सॉल्यूशन सो दैट ही कुड डू लेस यूजफुल एफर्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि इसी तरह हमारी लर्निंग में भी होता है, लॉ ऑफ लर्निंग में भी होता है कि एक लर्नर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करने की, ठीक है। इन प्लेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ लर्निंग, जब भी ऑब्स्टेकल आते हैं सीखने की रास्ते में, तो क्या होता है, या तो वो इंसान मेथड ढूंढता है कि उस ऑब्स्टेकल को कैसे हटाया जाए, या डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढता है सीखने के, है ना, या फिर उसको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर दे तो वो सही डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, किसी एक डेफिनेट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है ना, सो डैट ही कुड डू लेस यूजलेस इफर्ट। तो इसी तरह लर्निंग में भी होता है कि लर्निंग के लिए एक किसी भी लर्नर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं तो वो बहुत सारे मेथड ढूंढता है सीखने के लिए, और कई बार क्या करता है, उसको कोई डायरेक्शन दे देता है, बता देता है, तो वो उस डिसीजन को की तरफ जाता है, कोई डेफिनेट एक्शन या इफेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में सोचता है ना, और कई बार वो यूजलेस इफर्ट से बच जाता है। इसीलिए उसको क्या मिलनी चाहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कैट को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जब तक हम इनकरेक्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे, तो हम करेक्ट रिस्पॉन्स पे नहीं पहुंच सकते। इसी तरह लर्निंग में भी होता है, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखती हूँ तो मैं ना बहुत सारी, मेरे को डीप स्टडी करने की मतलब दिक्कत है। मैं किसी भी टॉपिक पे पढ़ूंगी तो मैं उसको बहुत सारी जगह से पढ़ूंगी, मतलब मेरे को क्लैरिटी चाहिए एक्चुअली में वो है क्या, और मैं बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आ जाती हूँ, क्योंकि हर बुक के वर्ड्स अलग होते हैं, हर किसी का एक्सप्लेन करने का वे अलग होता है, तो मैं एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आती हूँ। और वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आने के बाद मैं फिर भी उस टॉपिक को पढ़ती रहती हूँ जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि मेरे को चुल है ना। और फिर जब मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी तो क्या होता है, मेरे को इतने अच्छे से आ जाता है कि कोई मेरे से कुछ भी पूछे उसमें से मैं आंसर कर देती हूँ। यही बात लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में बोली गई है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी यही बात बोलता है कि राइट रिस्पॉन्स जानने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्स ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड क्या बोलता है, मेंटल कंडीशन
एंड एटीट्यूड अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है क्या, लर्निंग को। और फेवरेबल एटीट्यूड कम्स, जब फेवरेबल एटीट्यूड होगा या हमारी मेंटल कंडीशन साउंड होंगी, अगर कोई बीमार है तो वो नहीं सीख सकता, तो हमारा मेंटल एटीट्यूड और हमारी मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड अफेक्ट करता है लर्निंग को। अगर एक्सपेक्टेड एटीट्यूड जो हमारा लर्नर का होना चाहिए, जो मेंटल कंडीशन होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो नहीं है तो लर्निंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। However, much effective learning will be, according to Thorndike, how will a man react towards any stimulus is dependent on his pre-experience. पहले के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो स्टिमुलस के अगेंस्ट कैसा रिएक्ट करेगा, उसके थॉट्स कैसे होंगे, कल्चर कैसा होगा, है ना। ऑफन सोशल टेंडेंसी बिकम मोर इफेक्टिव ऑन रिएक्टिंग। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है, हमारा मेंटल सेट और एटीट्यूड डिसाइड करते हैं कि हमारी लर्निंग कैसी होगी। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी एंड ऑफ एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि लर्नर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता सभी फैक्टर्स की तरफ इन टर्बलसल कंडीशन, बट ही हैज़ ए पोटेंशियल इन रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स सम सिलेक्टेड फैक्टर्स। कि मतलब बहुत मुश्किल सी कंडीशन है, उसमें जितने भी फैक्टर आएंगे उन सब की तरफ थोड़ी ना लर्नर रिस्पॉन्ड करेगा, वो कुछ ही सिलेक्टेड फैक्टर्स की तरफ रिस्पॉन्ड कर सकता है जिसके अगेंस्ट उसका पोटेंशियल होगा रिस्पॉन्ड करने का, है ना। इसी तरह लर्निंग में भी होता है, बच्चा सारी चीज़ें थोड़ी ना सीख सकता है, उसका कुछ इंटेलेक्ट लेवल होता है और वो कुछ ही लर्निंग एलिमेंट्स के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है और लर्निंग शो करता है। जिसे किसी को मैथमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने में बहुत मुश्किल होता है, पर वो और सारे जैसे ड्राइंग में, आर्ट्स में, इन सब में बहुत अच्छा होता है, तो सब क्या करते हैं, सिलेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ पाते हैं अपनी इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी पोटेंसी के अकॉर्डिंग। ये बोलता है लॉ ऑफ प्री पोटेंसी और ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी मीन्स रिस्पॉन्स डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी ऑफ टू सिचुएशन। दो सिचुएशन कितनी एनालोगस हैं, दो सिचुएशन बहुत अलग हैं पर उनका स्ट्रक्चर, उनका बेसिक फॉर्म सिमिलर है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना ईजी हो जाएगा। इन इट द यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड अर्लियर एक्सपीरियंस इज डन इन द न्यू लर्निंग कंडीशन। अगर पहले वाले नॉलेज का यूज़ किया जाए, पहले वाले एक्सपीरियंस का यूज़ किया जाए नई लर्निंग कंडीशन में, तो ईजी होगा नई कंडीशन को सीखना, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफेरेंस की बात की गई, थ्योरी ऑफ ट्रांसफेरेंस की बात की गई है कि एक लर्निंग को, एक नॉलेज को हम दूसरी कंडीशन में भी अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन सम नॉलेज और एक्सपीरियंस इज अज्यूम्ड प्रॉपरली और इट इज़ असिमिलेटेड दैट इट कैन ईजिली ट्रांसफर्ड इन एनी अदर लर्निंग कंडीशन। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके नई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, है ना। और पियाजी भी एसिमिलेशन की बात करते हैं। उसी तरह यहाँ पे थॉर्नडाइक भी लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी में यही बोलते हैं कि पहले हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है, पहले हमने कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है, फिर हम नई प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम पहली नॉलेज को, पहले एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके नई प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी को बोला गया है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। थॉर्नडाइक एसोसिएटिव शिफ्टिंग लॉ मीन्स दैट द प्लेस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ लर्नर गोज ऑन चेंज, कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो चेंज होता जाएगा, प्लेस ऑफ रिस्पॉन्स चेंज होता जाएगा किसी भी लर्नर का। इट शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल एंड लेटर कंडीशंस विच हैव रिलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू नॉलेज टू लर्नर इफ द सेम कंडीशन आर ओरिजिनेटेड विच वर प्रेजेंटेड इन द टाइम ऑफ गिविंग अर्लियर नॉलेज देन लर्नर विल डू द सेम रिस्पॉन्स। अगर सेम कंडीशंस हैं तो वो सेम ही तो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, है ना। टू इस्टेब्लिश दिस काइंड ऑफ एसोसिएटेड अफिनिटी बिटवीन अर्लियर एंड न्यू नॉलेज, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड शिफ्टिंग बोलते हैं। मतलब वो प्लेस ऑफ नॉलेज को शिफ्ट कर सकता है, कौन, लर्नर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोला गया है। क्योंकि देखो जैसे बच्चे टेबल याद कर लेते हैं, तो टेबल क्यों याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे क्या करते हैं बच्चे, स्टोरी को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, है ना। इसी तरह वो टेबल याद कर लेते हैं। बट अगर मैं रैंडम टेबल पूछूं बच्चों से तो वो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाते। इसी को बोला जाता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। दोबारा से एक बार समझते हैं, हमारे पास क्या है,
लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, पहले वाला लॉ क्या है, सेकेंडरी लॉ में लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब है कि एक बच्चा बहुत सारे मेथड ट्राई करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, है ना। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसको बहुत सारे तरीके अपनाएगा पहले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, राइट मेथड पे पहुंचने के लिए जो उसको सूट करता है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड का मतलब है लर्नर का एटीट्यूड, माइंडसेट और प्रीवियस प्रिपरेशन जो उसकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करे। मान लो एक बच्चा है जो पॉजिटिव एटीट्यूड का है और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, साइंस की तरफ उसका इंटरेस्ट है, तो वो साइंस को ज़्यादा क्या करेगा, फास्टली लर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनको साइंस नहीं पसंद है, जिनका मेंटल लेवल उतना नहीं है, जिनका एटीट्यूड साइंस की तरफ अच्छा नहीं है। तो लॉ ऑफ मेंटल सेट मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड अफेक्ट करता है किसको, लर्निंग को। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट, है ना। इसको क्या बोला जाता है, मतलब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन तभी स्प्रेड होता है जब रिलेटेड सिचुएशन हो, ठीक है, रिलेटेड सिचुएशन हो। रिलेटेड सिचुएशन होंगी तो बच्चा ईजिली प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा। जैसे अगर एक बच्चे को ह्यूमिलिएट कर दिया मैथ की क्लास के अंदर, तो वो मैथ को हेट करने लग जाएगा। ये है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, बच्चे सिलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट में वो सेम तरह से रिएक्ट करेंगे। नहीं, किसी सब्जेक्ट में टीचर से उसको खुन्नस होगी बच्चे को, है ना, टीचर अच्छा नहीं होगा, इस वजह से वो सब्जेक्ट वो पसंद नहीं करेगा, या फिर उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग भी बच्चा क्या करता है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट सिचुएशन है, दो डिफरेंट सिचुएशंस में सिमिलरिटी ढूंढ के बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। मतलब एक बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं नए क्लासरूम में रिस्पॉन्ड करने की, तो उसके ओल्ड बिहेवियर को धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कैट के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एसोसिएशन से सीखेगा बच्चा। एसोसिएटिव सेफ्टी का मतलब क्या है कि अगर सेम इवेंट्स हैं, स्टूडेंट स्टोरी को क्यों याद कर लेता है, क्योंकि उसके इवेंट्स बहुत सारे पहले वाली स्टोरी जैसे होते हैं, या उसकी डे टू डे लाइफ जैसे होते हैं। टेबल याद कर लेता है पर रैंडमली नहीं याद कर पाता, क्योंकि कोई एसोसिएशन क्रिएट नहीं होता है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी की। and response have not explained properly in this theory. Mr. Muller had just said ironically that it will not be wrong to call this theory hyphen theory, because as the connection between stimulus response have been expounded in it, है ना, but stimulus and response have not been expounded. The structure of personality has not been specifically described. Yes, personality का structure describe नहीं कर रखा, इसलिए जो इसके followers हैं वो कंसीडर करते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी, उनके ओपिनियन में वो ज़्यादा यूजफुल है। ऑल साइकोलॉजिस्ट हैव कॉल्ड दिस थ्योरी एटॉमिक एंड फ्रेगमेंट, बटी हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखी। इन दिस थ्योरी यूजलेस इफर्ट्स आर फोर्स टू लर्न एनी एक्टिविटी, यूजलेस इफर्ट लगाए गए हैं, फोर्सफुली लर्न करवाई गई हैं एक्टिविटीज़। क्रिटिसाइजिंग द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ रूल, प्रैक्टिशनर हैव सेड दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज़ बीन इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन इन इट, कि कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे लर्निंग हो रही है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स ऑफ गेस्टाल्ट, द कनेक्शन हैपन्स इटसेल्फ बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड वी फाइंड इट इंटायरिटी, सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन। तो गेस्टाल्ट के फॉलोअर्स जो हैं, गेस्टाल्ट है वो बोलता है कि एक्सपीरियंसेस आएंगे तो कनेक्शन अपने आप बिल्ड हो जाएगा, है ना। हाँ, तो हमें किसी और काइंड ऑफ कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यही क्या है, इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। पहले थॉर्नडाइक प्रेजेंट करते हैं लर्निंग मेथड बाय ट्रायल एंड एरर, ठीक है। आफ्टर डूइंग मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, जैसे थॉर्नडाइक का क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने कैट के ऊपर किया था, पजल बॉक्स में उसको रख के, जो अभी हमने बात की थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने ट्रायल एंड एरर को भी एक्सप्लेन किया है। सेम एक्सपेरिमेंट है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, व्हेन ए प्रॉब्लम ओरिजिनेट इन फ्रंट ऑफ ए मैन,
जब भी एक आदमी के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, ही डज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स जनरेट करता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दिस रिस्पॉन्स आर एररनेस, मतलब वो इन रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते टाइम एरर बनाता है, सोल्व नहीं होती उसकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, बट बार बार जब वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है तो वो सक्सेसफुली ऐसे रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है जो ठीक होता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इन लर्निंग द मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर इज इन द लर्निंग टाइम इन द बिगनिंग, जो स्टार्टिंग में लर्निंग टाइम ले रहा है उसी को क्या बोला गया है, ट्रायल एंड एरर बोला गया है ना। देयर इज सम एरर in it, but when it is repeated many times after each trial error are less, मतलब स्टार्टिंग में बहुत बार एरर करता है पर बार बार रिपीट करता है तो एरर कम होते जाते हैं। एज सुन एज ट्रायल इज डन, जैसे ही ट्रायल खत्म हो जाता है द नंबर ऑफ एरर इज लेस, तो कम एरर बनने लग जाते हैं। एंड एट लास्ट सच टाइम कम, ऐसा टाइम आ जाता है जब इंसान सक्सेसफुली उस काम को प्रॉपरली अच्छे से कर पाता है। Woodworth has said the following step of learning method by trial and error in his book Psychology. Woodworth की कौन सी बुक है, साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने इन लर्निंग मेथड्स के बारे में बात की है। कौन सी मेथड्स के बारे में, रेडीनेस की जरूरत होती है किसी गोल पे पहुंचने के लिए। अगर इंसान क्यूरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, रेडी नहीं है उसको सीखने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को सीखने के लिए वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है तो वो नहीं सीख सकता। सेकेंड है द पाथ ऑफ रीचिंग टू गोल इज़ नॉट सीन क्लियरली, वो दिखाई नहीं देता, क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए हम ट्रायल और एरर करते हैं, बार बार अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हैं अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें अपना पाथ क्लियरली विजिबल नहीं होता। टू एग्जामाइन द सिचुएशंस एंड फाइंडिंग द पॉसिबल वे एंड यूज दैम, सिचुएशंस को एग्जामाइन करो और जो भी पॉसिबल वे मिल रहा है उसको यूज़ करो और अपने राइट कंक्लूजन पे पहुंचो। एट लास्ट ऑब्टेन द प्रॉपर वे, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर वे मिल जाएगा। यही है हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, जिसके बारे में वुडवर्थ बात करते हैं। वुडवर्थ इन सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं अपनी बुक साइकोलॉजी में। सिचुएशन ऑफ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, कौन कौन सी सिचुएशंस ओरिजिनेट होती हैं जब भी हम कुछ सीखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के थ्रू। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए ड्राइव, पहले हमने बोला कि रेडीनेस होनी चाहिए। रेडीनेस का मतलब क्या है, ड्राइव होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्नर में सीखने की। ड्राइव इंस्पायर फॉर लर्निंग, क्योंकि ड्राइव, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इंस्पिरेशन क्रिएट करती है लर्निंग के लिए एंड मेक्स इट एक्टिव। हंगर जैसे एक ड्राइव थी कैट के लिए थ्रोनडाइक के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। व्हेन ऑब्स्टिकल कम्स इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्राइव मैन मेक्स इफर्ट, वो इफर्ट करता है। जैसे कैट भी क्या कर रही थी, उछल कूद रही थी, जैसे ही उसके अंदर क्या है, ऑब्स्टेकल आए तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए वो इफर्ट्स लगा रही थी। इसी तरह इंसान भी क्या करता है, एरर लगाता है। बहुत बार जब ट्रायल और एरर करता है तो लास्ट में वो सीख जाता है। देयर आर रैंडम एक्टिविटीज़, बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज़ करी जाती हैं लर्नर के थ्रू अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कैट के पास ड्राइव क्या थी, हंगर एक ड्राइव थी और भूख उसका क्या था, उसका मतलब खाना जो फूड था वो क्या था, उसका एक सेटिस्फेक्शन था, ठीक है। उसकी वजह से वो क्या करती है, उछल कूद करती है, बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज़ करती है। बिकॉज लर्नर डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ राइट रिस्पॉन्स, उसके पास नॉलेज नहीं थी कि क्या राइट रिस्पॉन्स होगा। लाइक द अननेसेसरी जंपिंग ऑफ कैट, ऑल ऑफ सडन ही गेट सक्सेस आफ्टर डूइंग राइट एक्टिविटीज़, रैंडम एक्टिविटीज़ करके वो राइट कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी पहुंच जाते हैं। यही बात है कही गई है किसमें, ट्रायल एंड एरर में। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस लर्निंग की फाउंड आउट की गई है ट्रायल एंड एरर के थ्रू। देखते हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं। गोल, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए गोल फॉर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करें तो ये गोल की बात करती है। ये बोलती है कि बहुत ज़रूरी है गोल का होना, तभी कोई लर्निंग हो पाएगी। आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ गोल रेडीनेस विल बी सीन इन द लर्निंग प्रोसेस। जब हमें गोल का पता चलता है तभी रेडीनेस मतलब इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी आती है और लर्निंग प्रोसेस हो पाती है। टू बी मेंटली फाइन, ए मेंटली रिकवर्ड पर्सन ही प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है या पॉसिबल तरीके ढूंढ सकता है सोल्यूशन निकालने के किसी भी प्रॉब्लम के। अगर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो वो दूसरे तरीके अपनाएगा। ऑब्स्टेकल इन ऑब्टेनिंग द गोल, इन केस ऑफ ओरिजिनेटिंग ऑब्स्टेकल, जब भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम
आती ही हैं, तो इंसान क्या करता है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। ट्रायल, ए मैन ट्राइज आफ्टर फाइंडिंग ऑब्स्टेकल, जैसे ही ऑब्स्टेकल आते हैं, प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो फेल होता है इंसान, अलग अलग मेथड ट्राई करता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और लास्ट में वो राइट तरीका ढूंढ ही लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है। सडन सक्सेस, बहुत सारे ट्रायल करने के बाद एक सक्सेस वाला पाथ मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ करेक्ट प्रोसेस, व्हेन सडनली देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोसेस, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है सही प्रोसेस की, बहुत सारे एफर्ट लगा के कि करेक्ट प्रोसेस को, कौन सी करेक्ट प्रोसेस को अपने गोल को अचीव करने के लिए चूज़ करना है, स्टेबलाइजेशन आ जाती है और इंसान उसको बार बार यूज़ करता है। द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्रोसेस, इट इज़ द स्टेज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कौन सी स्टेज है, करेक्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करना। इफ़र्ट सक्सेसफुल होते हैं जब हम करेक्ट प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं बिना किसी मिस्टेक के। एजुकेशन यूटिलिटी क्या है, द इम्पोर्टेंट यूटिलिटी ऑफ ट्रायल एरर मेथड कौन कौन सी है, कहाँ है, इनमें क्या यूटिलिटी है। फर्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज़ लाइक एन इम्प्रूवमेंट मेथड, जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो इम्प्रूवमेंट मेथड है कि बच्चा कर करके मिस्टेक कर करके सीख जाएगा, सही सीख जाएगा, तो वो क्या है, इम्प्रूव कर रहा है अपनी लर्निंग को, ठीक है। आफ्टर डूइंग कॉन्टीन्यूस इफर्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंस एंड हार्डवर्क डेवलप इन द चिल्ड्रन, बच्चों में पेशेंस आ जाएगा और हार्डवर्क करने की आदत पड़ जाएगी। इन दिस मेथड एक चाइल्ड रिपीट द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटी रिपीट करेगा जिसके लिए वो रेडी है, रेडी किसके लिए, जिसमें जिसको वो पसंद करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। दिस एक्टिविटीज एक्ट एज ए स्टिमुलाई, वो एक स्टिमुलाई की तरह एक्ट करती है और उसको इंस्पायर करती हैं सीखने के लिए। ही लर्न्स बाय सिलेक्टिंग सक्सेसफुल प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीखता है। सो सम साइकोलॉजिस्ट हैव सेड दिस मेथड लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन, लर्निंग कैसे होती है, जब सक्सेसफुल वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है लर्नर। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो जो लर्निंग है वो परमानेंट होती जाएगी। इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को फेलियर के बाद भी एक्टिविटी करने के लिए क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। जैसे मैथ में, साइंस में, ग्रामर में बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो लर्निंग परमानेंट हो जाती है। ए चाइल्ड नोज द गोल बट नॉट गेट द आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग द गोल, इस मेथड से क्या हो जाता है, वो इफ़र्ट लगाता है खुद से, और जब वो लास्ट में राइट वे ढूंढ लेता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और सेल्फ डिपेंडेंस आ जाती है। इसकी वजह से बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी आती है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की, ठीक है। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं जो हम किस में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं।